जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आगाज में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि अक्सर हम वैसे तो बड़ों की स्किन की प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े परेशान हो रहे होते हैं, सीजन वाइज हमारे स्किन के इश्यूज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी किसी हद तक मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जनाब आप ये सोचें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऑब्वियसली स्किन के इश्यूज आ जाते हैं और उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए। और फिर बच्चे बहुत नाजुक एक अल्लाह ताला की देन है हमारे पास और उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसके लिए किस तरह के डॉक्टर से रुजू किया जाए, कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए, कि कैसे उनकी ये जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा हासिल करें। तो आज हमने ऐसे डॉक्टर को यहाँ पर दावत दी है जो हमें बेहतरीन अंदाज में बताएंगे कि सबसे पहले तो वो हमें ये डायग्नोस करेंगे कि किस तरह की इकसाम होती हैं स्किन इश्यूज़ के हवाले से, और बच्चों में किन किन चीज़ों को नुमायां हम देखते हैं जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं और फिर उनसे डील कैसे किया जाएगा। तो ही इज़ अ पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ किड्स। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं डॉक्टर अमजद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज बच्चों के हवाले से हम फूक फूक के कदम रख रहे होते हैं हर बात पर। और स्किन आपको पता है एक बहुत ही नाजुक जिल्द हमारी होती है बच्चों की, खास तौर पे हम हर ऑइंटमेंट हर दवा का इस्तेमाल उन पर वैसे भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि बच्चों में किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अपनी इंट्रोडक्शन में कि बच्चों की स्किन बड़ों की स्किन से बहुत मुख्तलिफ है जी। हम हर दवाई बच्चों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी डोजेस डिफरेंट होती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बच्चों में। इसके अलावा बच्चों की प्रोडक्ट्स अमूमन फ्रेग्रेंस फ्री होती हैं जिसमें कोई खुशबू ना हो ताकि बच्चों की स्किन को इरिटेशन ना हो केमिकल। तो इस लिहाज से यानी बच्चों की जो ट्रीटमेंट है बड़ों से मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल जी। बच्चों में अमूमन हम कोशिश करते हैं कि वो दवाई इस्तेमाल करें कि जिसके इफ़ेक्ट्स बेहतर हों मगर साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर हों। राइट। इसमें फिर बहुत सारी यानी जो बच्चों की जो कॉमन बीमारियां हैं यहाँ वो यही हैं कि उनको जिस तरह छोटे बच्चे हों तो नैपी रैश का उनको इशू होता है, थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको एक्जिमा का बहुत ज़्यादा कॉमन है। 1 in 5 हर 5 में से एक बच्चे को एक्जिमा का इशू है। उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं कि एक्जिमा अंदर से यानी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत से आए, उसका मसला ये भी है कि पोल्यूशन हमारी यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली बच्चे बाहर खेलते कूदते भी हैं तो उनकी स्किन इन सारे टॉक्सिन्स इन सारे इरिटेंट से एक्सपोज्ड होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम आते हैं रैशेस के ऊपर, जैसे आपने कहा कि अमूमन बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबीज या डायपर वेयरिंग किड्स होते हैं उनको इस तरह की चीज़ें होती हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं कि हम उस नौबत तक ना पहुँचें कि बच्चों को रैश हो जाए। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये डायपर रैश या जो नैपी रैश ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें हम यही एडवाइस करते हैं कि बच्चों को जब भी आप नैपी चेंज करें कोशिश करें कि आप उनको पानी से धोएं। अच्छा। अमूमन लोग वाइप्स यूज़ करते हैं, वाइप्स एज अ बैकअप आप रख सकते हैं। ठीक है। मगर उसको अगर आप रेगुलरली यूज़ करें तो वो सारे केमिकल्स वाले होते हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल। तो पानी से धोना। इसके अलावा ये कि अगर जब आप नैपी चेंज करें तो थोड़ी देर के लिए उनको ओपन टू ईयर छोड़ दें ताकि उनकी जो हाइड्रेशन और जो उनकी जो एरेशन है वो होती रहे। इसके अलावा फिर बैरियर क्रीम्स मिलती हैं क्योंकि ऑब्वियसली नैपी एरिया में जो है बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जब बैरियर क्रीम बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, उससे होता यह है कि नैपी का जो कांटेक्ट है स्किन से वो इरिटेट नहीं करता। सही, वो एक लेयर एक तरह से ऊपर स्किन के आ जाएगी तो वो डायरेक्ट आपकी स्किन को हिट नहीं करेगा। बिल्कुल। और आपने बड़ी सही बात की। अक्सर हमने ऑब्वियसली जो मदर्स है वो नोटिस करती होंगी कि जब भी आप पैम्पर बच्चों को खोलते हैं बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, उन्हें आज़ादी महसूस होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी फील करें कि जो आपने अगर थोड़ी देर के लिए पैम्पर खोल के उनको थोड़ा सा हवा लगने दें तो वो भी आपके बच्चे के रैशेस को और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से उसको बचा सकता है। अच्छा, अब देखें डॉक्टर साहब, रैशेस हो गए, चले जी, हमने थोड़ी जो भी लापरवाही हुई है स्किन ने इरिटेशन की, अब उसको किस तरह से सिर्फ ऑइंटमेंट्स ही हैं जिनसे किया जा सकता है या कोई और भी तरीक़ेकार है? देखिए, स्किन की जो बेसिक केयर है बच्चों की उसमें यही है कि हम इरिटेशन कम करें। नेचुरल हीलिंग पावर्स बच्चों में बहुत बेतहाशा हैं, तो उसमें यही है कि पानी से धोना, फिर टैप ड्राइंग, कि उसको हम रब ना करें स्किन को, टैप ड्राइंग करें।
इसके अलावा यह है कि बैरियर क्रीम्स लगाएं, जिंक ऑक्साइड की क्रीम्स अवेलेबल हैं वो लगाएं, वो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। इसके अलावा जो वेज़लीन, पेट्रोलियम जेली भी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, वेज़लीन जो है पेट्रोलियम जेली वो यूज़ की जा सकती है। ऑलिव ऑयल भी मैंने सुना है कि वो भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों के बैरियर में, उसमें ऑलिव ऑयल या किसी किस्म का ऑयल डेरिवेटिव ज़रूर होता है। तो वो नेचुरल हीलिंग भी होती है। इसके अलावा आप वही एरेशन ओपन टू एयर है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, साबुन ना इस्तेमाल करें, अगर करें तो फ्रेग्रेंस फ्री हो। राइट, क्योंकि बच्चों के सोप्स अलग आते हैं जो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, उनके तो खैर प्रोडक्ट्स ही मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल, और वाकई उनकी स्किन को देखते हुए ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हमारे शैम्पूज बच्चों के शैम्पू से मुख्तलिफ होते हैं, हमारी जितनी भी ऑयल्स हैं बच्चों के ऑयल हम वरना सेम यूज़ कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों के प्रोडक्ट्स क्यों अलग बनते हैं और हमारे अलग क्यों बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे थोड़ा सा बढ़ूंगी। मोस्टली बच्चों में कुछ एलर्जीज भी नुमाया नज़र आती हैं, कभी कुछ खाने पीने की वजह से, कभी डस्ट एलर्जी हो जाती है, और जैसे अभी आपने पोल्यूशन बोला, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी सामने आ जाते हैं, जैसे पोलन भी एक यहाँ इस्लामाबाद में तो खैर बहुत आम है। तो इन तरह की जो मुख्तलिफ एलर्जीज़ हैं उनसे हम बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत हकीकत है अनफॉर्चुनेटली कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो स्किन को बड़ा डैमेज करती है। उसमें यह है कि एलर्जीज़ दो किस्म की हैं, एक फूड या इनटेक एलर्जी जो हम लेते हैं और उससे फिर हमें कोई रिएक्शन हो, एक एरो एलर्जी या एनवायरमेंटल एलर्जी। एरो एलर्जी में डस्ट है, बाकी पोल्यूटेंट्स हैं, तो उसमें यह है कि जो बहुत ईजी जो है उसमें यह है आपको एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं जो आप घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब बाहर से आएँ, बच्चे बाहर से खेल कूद के आएँ, तो सबसे पहले कोशिश करें कि वो हाथ मुँह धोएं। सही। तो इससे प्रिकॉशन हो सकती है। आजकल तो हम यानी मास्क का यूज़ है कोविड की वजह से, वो भी हमें एक नेचुरल एक्स्ट्रा एडेड प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो यानी अगर हम सारे ये बेसिक प्रिकॉशंस करें तो इससे हम कम किया जा सकता है इसको। हाँ जी, परफ्यूम से अक्सर बच्चों को होती है। अब हम ये सोचें कि जी परफ्यूम लगाना छोड़ दें, वो कैसे हो सकता है? तो ये भी चीज़ें होती हैं। फिर अक्सर अब जैसे हमें तो बच्चों को देखें ना जी, शुरू में वैक्सीनेशंस जो हो जाती हैं तो वो उसके बावजूद भी बाद में पता चलता है कि जी वो लैक्टोज का उनके साथ इशू है, फिर एग का मसला एलर्जी है। तो वो क्या वजह होती है कि मतलब या बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स बन जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये एलर्जीज हो जाती हैं, या उनसे फिर आगे चलकर जब आपकी एज बढ़ती है हम उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो एलर्जीज़ हैं प्रीडोमिनेंटली मेजॉरिटी ऑफ एलर्जीज़ आर ट्रांजिएंट, वो टेम्परेरी होती हैं। अच्छा। और हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हम उससे ग्रो आउट कर जाते हैं। कुछ एलर्जीज़ हैं जिसे हम ग्रो नहीं करते, फिश एलर्जी प्रीडोमिनेंटली, शेल फिश, या इसके अलावा पीनट एलर्जी। मिल्क एलर्जी का क्या किया जा सकता है अगर बच्चों को है तो? जी, मिल्क एलर्जी में यह है कि आप अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर वो प्रीडोमिनेंटली हमें काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, या जो गाय के दूध से, या जो लिक्विड फॉर्म बेसिकली मिल्क का होता है। बिल्कुल, तो उसमें यानी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मूलाज अवेलेबल हैं जो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। ऐसी कोई भी इशू हो तो डॉक्टर से मिल के उससे अपॉइंटमेंट लेके आप अल्टरनेटिव मिल्क यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक और इशू बड़ा अक्सर बच्चों में देखा जाता है मॉस्किटो बाइट्स का। हमें ऐसा लगता है कि मॉस्किटो आके हमारे बच्चों को ही अटैक करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि बेचारे बच्चे ही उनको टारगेट नजर आते हैं और कोई नहीं नजर आता उनको? हाँ, नहीं, इसमें यह है कि ये सीजनल है और उसमें यही है, एडल्ट्स में भी होता है, मगर बड़ों की स्किन थोड़ी सी थिक होती है। अच्छा। बच्चों की स्किन थोड़ी पतली होती है, थिन होती है, और वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनके जो मॉस्किटो बाइट्स हैं तो थोड़े लंबे अरसे तक रहते हैं। अच्छा। उनको इफेक्ट ज़्यादा करते हैं, खारिश ज़्यादा होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है उस जगहों पर। और उसमें यही है कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स अवेलेबल हैं। अगर मॉस्किटो बाइट हो जाए तो उसके लिए सूदिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्ट हो तो माइल्ड स्टेरॉइड्स यूज़ की जा सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो तो एंटी इन्फेक्टिव टॉपिकल यूज़ क्योंकि अक्सर बच्चों के इस तरह से, क्योंकि उनको तो जब इरिटेशन होगी तो वो तो फिर उसको इचिंग भी उनको होगी, एंड देन वो खुजलाएंगे भी, वो ख्याल भी नहीं रखेंगे, और वो अक्सर बच्चों के वो खुरंट बन जाते, जख्म हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल,
तो इससे आप बचे। और फिर अगेन वही वाली बात कि ये जो अभी मॉस्किटो रिपेलिंग जितने भी लोशंस होते हैं ये भी बच्चों के अलग आते हैं, बड़ों वाले मत लगा दीजिएगा, बच्चों के अलग से आते हैं, वो परचेज करके लगाएगा, वो कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है, जहाँ हम बच्चों के कपड़ों की मटीरियल का ख्याल रखते हैं, हमें बच्चों की इन प्रोडक्ट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज वो डायरेक्ट आपकी स्किन को टच कर रहे हैं और उसको लग रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमारे पास है, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि हम वो पिक्चर्स देखें और थोड़ा सा आप हमें एलैबोरेट करें कि स्किन में और बच्चों की किस किस किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो लेट्स चेक इट आउट। जी, ये एक्जिमा की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अच्छा। एक्जिमा में इशू यही होता है कि स्किन का जो टॉप लेयर होती है वो इतनी कोहेरेंट, इतनी इकट्ठी लगी हुई सेल्स नहीं होते, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, खारिश होती है, इसकी वजह से रेडनेस होती है। तो ये उसकी क्लियर डिपिक्शन है, उसकी तस्वीर है, ताकि हम लोगों को ये एहसास हो कि हमारी स्किन इतनी, बच्चों की जो अगर जिनको एक्जिमा है इतनी प्रोटेक्टिव नहीं है और हम उसका एहतियात उस मुनासिबत से करें। ओके, ये एक्जिमा की ट्रीटमेंट है। 4 चीज़ें एक्जिमा में बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो है, जिस तरह आपने देखा, बैरियर फंक्शन जो टॉप पे तस्वीर है, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन या जिसमें सोजिश होती है, फिर खारिश होती है बच्चों को, फिर इन्फेक्शन। हाँ सही, और वही वाली बात है, जर्म्स, और वो बच्चे 50 चीज़ों को छू रहे होते हैं। जी बिल्कुल, और यही उसकी ट्रीटमेंट है। देखिए, मॉइस्चराइज़र है, डिफरेंट टाइप के इमोलिएंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स होते हैं, स्टेरॉइड्स जो हम यूज़ करते हैं वो सोजिश कम करने के लिए है, और एंटीबायोटिक्स जहाँ इन्फेक्शन हो उसको कम करने के लिए। ठीक। ये अब डिफरेंट टाइप्स के मॉइस्चराइजर्स हैं। आप देखें, जो क्रीम है ये बेसिकली हम गर्मियों में यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिफ्रेशिंग होती है स्किन के लिए। जो जेल है वो अमूमन मुतदिल मौसम हो उसमें यूज़ किया जाता है, और जो ऑइंटमेंट है जिस तरह हमारी वैसलीन होती है ये हम सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। गर्मियों में यूज़ करें तो ये हीट प्रिजर्व करती है और बच्चे को गर्म कर सकती है। अच्छा जी, ये बेसिकली इंटरनेशनल इसको हम कहते हैं FTU, फिंगर टिप यूनिट। अब कोई भी पूछे स्टेरॉइड कितना लगाना है, तो इतना स्टेरॉइड जो उंगली के टिप पे क्वांटिटी मेंशन की हुई है। बिल्कुल, ये कोई भी क्रीम लगानी हो तो इतनी क्रीम जो उंगली के बिल्कुल आखिर एंड पे आए, ये दोनों हाथों के बराबर जिस्म का जहाँ पे भी हिस्सा हो वहाँ आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये एक पैदाइशी मार्क है या पैदाइशी निशान है, इसको हम हीमेंजियोमा कहते हैं। आप देख सकते हैं इसकी ओरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और इसकी टॉपिकल यानी इसके लिए क्रीम भी अवेलेबल है। और देखें ट्रीटमेंट के बाद किस हद तक वो कम हो। हाँ एग्जैक्टली, वो कलर बहुत फेड हो गया। जी बिल्कुल। ओके जी, ये स्कार है, अब आप देख सकते हैं स्कार की कितनी बेहतर इंप्रूवमेंट हो गई है। ये सर्जरी के बाद भी होता है, बाकी कहीं कोई इंजरी हो जाए उसके बाद भी स्कार बनता है। इसके ट्रीटमेंट क्रीमों में भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, मगर इसके लिए आजकल लेज़र भी अवेलेबल। अच्छा, तो वो सर्विस भी अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये शेयर करनी चाहिए। ठीक। हाँ, अब ये देखिए, ये बर्थ मार्क। जी, ये बर्थ मार्क है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, मगर आप देखें लेज़र की ट्रीटमेंट के बाद किस हद तक इम्प्रूवमेंट हो गई। ये तो बिल्कुल वाकई लग रहा है ही नहीं वहाँ पे। जी, तो इसीलिए ये ऐसी चीज़ें अब अवेलेबल हैं और बच्चों को हमें सफ़र करवाना नहीं चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़े होने तक ना आपकी इन चीज़ों से बड़ा डाउन हो जाता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते, कॉन्फिडेंस आपका वो लो हो जाता है वाकई। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि बच्चों में अक्सर स्किन में वो कलर का भी डिफरेंस नज़र आता है, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, ये क्या वजह होती है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली हमारी स्किन में, एशियन स्किन में, क्योंकि हमारे जो कलर सेल्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, कभी इरिटेशन से, कभी इन्फ्लेमेशन से, सोजिश से, और उसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके लिए क्रीम्स भी हैं, ऑइंटमेंट्स भी हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी कहते हैं, वो भी किया जा सकता है जिससे स्किन का कलर वापस आ जाए। अच्छा, तो वो थेरेपीज के अलावा आपके पास ऑइंटमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो लोग कर सकते हैं। चले जी, ये हमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड पता चल गई, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी वो बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी इस तकलीफ को बता नहीं पाते और हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस पर ही चलते हुए अपने बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने बड़ा अच्छे अंदाज में हमें बच्चों की रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। और वाकई हर घर में जहाँ छोटे बच्चे होते हैं इस तरह के इश्यूज हमें सामने नजर आते हैं देखने में, तो अब हमें हल का पता चल गया है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप उन्हीं सारी चीज़ों पर अमल करें जो डॉक्टर अमजद साहब ने हमें आज बताई है। वेल नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।